दोस्तों 5 के फंडे में फिर से एक बार मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट प्रपोज्ड टू बैन मूवमेंट ऑफ फिशिंग बोट्स इन द सिलेक्टेड एरिया ऑफ दिस लेक to provide migratory birds undisturbed ecosystem for 6 months from October to March every year। हर साल जो है 6 महीने के लिए ये लेक जो है इसका एक सिलेक्टेड एरिया प्रोहिबिटेड कर दिया गया फॉर द है ना मोटर बोट जो भी होगा फिशिंग बोट जो है उसके लिए बैन कर दिया गया। किस चीज के लिए? माइग्रेटरी बर्ड जो है इनका इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए। आइडेंटिफाई द लेक। चिल्का, वेम्बनाथ, अस्तामुदी और पलिकत। आंसर इज ए चिल्का लेक। देख लेते हैं न्यूज में क्या है। दोस्तों न्यूज में इसलिए कि चिल्का लेक एरिया टू बी ऑफ लिमिट फॉर मोटर बोट्स। ओडिशा गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है। एक्चुअली ये केस हाई कोर्ट में चल रही थी, ओडिशा हाई कोर्ट में चल रही थी और इसी मद्देनजर जो है गवर्नमेंट ने एक प्रपोज प्लान बनाया है और जो हाई कोर्ट को सबमिट किया है और कहा है कि भाई ये जो एरिया है मंगल जोड़ी एरिया काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। मंगल जोड़ी एरिया और बाकी और एरियाज यहाँ पे हम मोटर बोट जो है ये अलाउ नहीं करेंगे। अब हाईकोर्ट कहता है कि भाई इसका स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन हो जाए। As per the Odisha Marine Fishing Regulation Act 1982 सेक्शन 4(1) क्या कहता है कि गवर्नमेंट को पूरा का पूरा राइट है having a restrict to prohibit the using of such a fishing gear for such a license is being granted in any specified area as may be prescribed। यानी state government have a full right to restrict these motor boats है ना from these areas। तो ये थोड़ा सा मैप है दोस्तों। एक्चुअली चिल्का लेक इज आल्सो रामसार साइट है ना, तो ये ध्यान में रखो थोड़ा सा कौन कौन से है। तो ये देखो है ना चिल्का लेक यहाँ पे दिखता है ना। भतरकानिका है यहाँ पे थोड़ा सा। ईस्ट कलकत्ता है यहाँ पे दिखता है। कोलेरू है ना। पॉइंट कैलिमर है। वेम्बानाथ हमने देखा अभी वेम्बानाथ। अस्तामुदी है ना। तो थोड़ा सा ये सब थोड़ा सा एरियाज देख लेना, मैप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। सेकंड क्वेश्चन, which is the largest wheat consumer country of Africa continent। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा व्हीट कंजम्पशन करने वाला कौन सा कंट्री है? अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, मोरक्को। आंसर इज बी इजिप्ट है ना। इजिप्ट देख लेते हैं क्यों न्यूज में है। देखो एक्चुअली न्यूज में इसलिए व्हीट कंजम्पशन पहले तो ये देख लेते टॉप मोस्ट, इसमें सीक्वेंस में देख लेते कि अफ्रीका का टॉप मोस्ट जो है इजिप्ट है। तो कौन कौन सा आता है देख लेते हैं। ये देखो हमें देखने को मिलता है सबसे टॉप मोस्ट कौन है वर्ल्ड में? चाइना। बाद में यूरोपियन यूनियन यानी टोटल यूरोपियन यूनियन है, लेकिन इंडिया सेकंड नंबर पर कंट्री वाइज आता है। थर्ड रशिया आता है। फोर्थ यूएसए आता है। फिफ्थ पाकिस्तान आता है। सिक्स्थ तुर्की। अब देखो ये इजिप्ट है यहाँ पे है ना, इजिप्ट आता है। उसके बाद यदि हम देखें तो अल्जीरिया यहाँ पे आता है सेकंड नंबर पर। अल्जीरिया सेकंड नंबर पर है। थर्ड नंबर पर यहाँ पे मोरक्को आता है ना। ठीक है। यूक्रेन खुद वो भी एक कंजम्पशन करता है लेकिन काफी पीछे है। अब यदि हम देखें तो यहाँ पे जो इजिप्ट है ये देखो प्रोडक्शन ऑफ ये इसका प्रोडक्शन भी ज्यादा है लेकिन इसका कंजम्पशन भी उतना ही ज्यादा है ना। देखो न्यूज में क्या है। न्यूज में इसलिए दोस्तों कि अहेड ऑफ रमजान नॉर्थ अफ्रीका फेसेस फूड क्राइसिस एज प्राइसेस राइज। ट्यूनीशिया, मोरक्को, लीबिया जो है और बहुत सारे अदर कंट्रीज जो है पर्टिकुलरली ये एरिया में ऊपर के एरिया में है ना, ये ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं और बाकी अरब कंट्रीज ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं व्हीट फ्रॉम यूक्रेन और रशिया। अब यूक्रेन और रशिया ये कैसा कंडीशन में? वॉर कंडीशन में है। तो ऑब्वियसली यहां से यूक्रेन और रशिया से एक्सपोर्ट रुक गया है। अब देखा जाए तो ये एरिया यदि है ऑयल रिच लीबिया है, इसका 75% व्हीट जो है ये दो कंट्री से आता है। अब
खास बात है, अल्जीरिया जो है, अल्जीरिया से जो है लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट वीट कंज्यूमर है, लेकिन ये दो कंट्री से ये इंपोर्ट नहीं करता, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा सेफ जोन में है। थर्ड क्वेश्चन, e-commerce that brings small quantities of goods to customers almost instantly whenever and wherever they need them is called as i-commerce, s-commerce, u-commerce और q-commerce। क्या कहते हैं? आंसर इज डी, q-commerce है ना, q क्विक, q का मतलब क्विक कॉमर्स। देखो न्यूज में इसलिए ब्लिंकिट जो है ये भी क्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ब्लिंकिट शट्स 50 डार्क स्टोर्स, ले ऑफ स्टाफ, व्हाट नेक्स्ट। तो क्यू क्विक कॉमर्स जो होता है डिलीवरी करता है ब्लिंकिट। अब इसने जो है बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, मेजर इसका इशू था कैश क्रंच का। क्यू का मतलब देख लेते, क्यू कॉमर्स का मतलब है क्विक कॉमर्स और फास्ट कॉमर्स, दैट इज अ नेक्स्ट जनरेशन ई कॉमर्स है। अब ये एक्चुअली इसीलिए टाइटल है बिकॉज इट फोकस्ड ऑन द ऑन डिमांड रैपिड डिलीवरी। ये इसका है कि 15 मिनट में, 60 मिनट्स में, देखो ये साइकिल दिख रही है 60 मिनट में, जैसा ब्लिंकिट क्लेम करता है 10 मिनट्स में। तो इसके बहुत सारे ऐसे डार्क स्टोर्स थे, यानी डार्क स्टोर्स क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। डार्क स्टोर्स यानी रिटेल आउटलेट होता है या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज किया जाता है। ये डार्क स्टोर्स जो है वो 10 मिनट के दूरी पर बराबर नहीं थे, तो वो डार्क स्टोर्स क्लोज करना बहुत जरूरी था क्योंकि ये प्रॉमिस अपना पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो इसी वजह से डार्क स्टोर्स क्लोज कर दिए गए। डार्क स्टोर्स ये जो है एक बड़ा वेयर हाउस रहता है जो क्लिक एंड कलेक्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है। कंपनी जो प्रॉमिस करते हैं जनरली ग्रोसरीज में, तो ये प्रॉमिस करते हैं हम 10 मिनट में या 15 मिनट में आपको पहुंचा देंगे, यानी क्विक फैसिलिटी दे पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इंडिया विल गेट नेट बेनिफिट, ध्यान में रखो, नेट बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट आफ्टर डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी। रूपी का डिप्रिसिएशन हो गया तो नेट बेनिफिट एक्सपोर्ट का कौन से सेक्टर को हो सकता है इंडिया के? 1 जेम्स एंड ज्वेलरी, 2 फार्मास्यूटिकल, 3 आयरन एंड स्टील। देख लेते हैं आंसर। आंसर इज डी, ओनली 3 आयरन एंड स्टील को हो सकता है, जेम्स एंड ज्वेलरी और फार्मास्यूटिकल को नहीं हो सकता है डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी हो जाने के बाद। इन जनरल रूपी का डिप्रिसिएशन हो जाता है या फिर हम डेलिब्रेट कर लेते हैं डिवैल्यूएशन, तो उसके वजह से एक्सपोर्ट जो है उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, अर्निंग बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली उससे एक्सपोर्ट ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी ये जो दो है जेम्स एंड ज्वेलरी एंड फार्मास्यूटिकल, इनको बेनिफिट नेट वर्ड है, एक्चुअली एक्सपोर्ट तो बढ़ जाएगा इनका, लेकिन नेट बेनिफिट एक्सपोर्ट से मिलता है क्या? ये कब मिलेगा भाई कि जैसे आयरन एंड स्टील है इसका पूरा का पूरा प्रोडक्शन इंडिया में होता है, कोई इनपुट कहीं बाहर से नहीं लाते। लेकिन जेम्स एंड ज्वेलरी जो है इसका इनपुट जो है ये बाहर से आता है, इट्स इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, इंपोर्ट इंटेंसिव है, और इसी वजह से ये सब इश्यूज है ना। देख लेते, द री-डेप्रिसिएशन कैच इंपोर्ट इंटेंसिव एक्सपोर्ट लाइकली टू टेक अ हिट। की इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स है जेम्स एंड ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स एंड फार्मा, और इसी वजह से ये लॉस में जाने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है। ड्यू टू डिप्रिसिएशन ट्रेडर्स एक्चुअली गेट मोर लोकल करेंसी व्हेन दे कन्वर्ट द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट की वजह से फायदा होता है, लेकिन इंपोर्ट महंगा हो जाता है, नीड मोर लोकल करेंसी टू बाय, है ना, परचेस करने के लिए ज्यादा लोकल करेंसी लगती है, तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है। ऑब्वियसली इंपोर्ट महंगा हो गया, अब ये इंपोर्ट इंटेंसिव है, तो इंपोर्ट महंगा हो गया, तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट यदि बढ़ता है तो भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट प्रोग्रेस कर रहा है, अच्छा बेनिफिट आ रहा है, लेकिन इंपोर्ट भी तो भाई महंगा हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका कुछ ऐसा खास फायदा नहीं हो सकता है, एक्सपोर्ट का बेनिफिट ज्यादा नहीं रह सकता इंपोर्ट से। ओके, इंपोर्ट डोमिनेटेड एक्सपोर्ट सेक्टर क्या है, हायर इनपुट कॉस्ट बढ़ा देते हैं और लोअर डिमांड क्रिएट कर लेते हैं, ऐसी सिचुएशंस है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या पोजीशन है, जेम्स एंड ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट और फार्मा कंडीशन में हमारा एक्सपोर्ट कैसा है और इंपोर्ट कैसा है। देखो इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का, तो एक्सपोर्ट ज्यादा ही है ऑब्वियसली, लेकिन ये देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा एक्सपोर्ट
जेम्स एंड ज्वेलरी में देखो लॉस में है हम, बराबर है, ठीक है। ऑटो पार्ट में ठीक है और फार्मा में ठीक है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया। All secular activities which may be associated with the religion but do not really constitute an essential part of it are amenable to state regulation. 2. What constitutes the essential part of a religion is primarily to be ascertained with reference to the doctrine of that religion itself. है ना, दोनों थोड़े से एनालिटिकल स्टेटमेंट्स है। हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आर्टिकल्स 25 to 28 उसके मद्देनजर अलग अलग कोड के जो जजमेंट्स है, ऑब्जर्वेशन है, उसको भी देखना है ना, ये थोड़ा सा एनालिटिकल है। तो पहले इसमें बोल दिया है कि भाई सेकुलर एक्टिविटीज जो रिलीजन से रिलेटेड है वो जो इसेंशियल पार्ट नहीं होती वो स्टेट के रेगुलेशन के अंडर में आ सकती है, स्टेट कैन रेगुलेट। सेकंड, इसेंशियल पार्ट ऑफ एनी रिलीजन यदि समझना है तो उसका फाउंडेशन जो है, उसका रेफरेंस जो है, ये उस रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में ही, रिलीजन के डॉक्ट्राइन के कॉन्टेक्स्ट में ही देखना है। कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है। देखो न्यूज इसलिए है, समरी ऑर्डर और हिजाब इशू, कर्नाटका हाई कोर्ट ने कह दिया है कि हिजाब इज नॉट इसेंशियल प्रैक्टिस इन इस्लाम, देयर इज नो कुरानिक इंजंक्शन। कई इंजंक्शन कुरानिक नहीं है, कई रेफरेंसेस दिख नहीं रहे भाई कि जहां पे ये कहते हैं कि इसेंशियल पार्ट है, बराबर है। अब ये कहता है कोर्ट कि इट्स अ वेल एस्टेब्लिश दैट कि स्कूल जो होता है उस स्कूल को अपना ड्रेस कोड वगैरह जो है प्रिस्क्रिप्शन करने का पूरा अधिकार है, और इसके वजह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 19(1)(a) और आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी ये वायलेट नहीं होता। साथ में ये कहते हैं कि कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 के अंदर जो ऑर्डर दिया गया था कि हिजाब नहीं पहन सकते भाई, और कौन से ग्राउंड पर, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द जस्ट ऑफ द ग्राउंड ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर, ये ग्राउंड पर जो है जरूरी मतलब जो है वियरिंग ऑफ हिजाब इट इज बीइंग रेस्ट्रिक्टेड, नॉट अलाउड बाय दिस ऑर्डर ऑफ कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983। अब उसके तहत कोर्ट ये कहता है कि दिस ऑर्डर इटसेल्फ इज नॉट वायलेट द आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ और आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये भी वायलेट नहीं करता। लेकिन कोर्ट ये कहता है कि जो भी ऑर्डर बनाए भाई वो थोड़ा सोच समझ के बनाए, प्रॉपर वेल ड्राफ्टेड करो, ऐसा वर्डिंग जो है जैसे पब्लिक ऑर्डर है तो उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन होना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों ये पांचों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, सीख लो और रिजल्ट दे दो। थैंक यू।